नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है वो है मीर मंसूर साहब, जिन्होंने हाल ही में जुडिशरी का एग्ज़ाम पास किया है। नाज़रीन, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जुडिशरी का इम्तिहान किस तरह से पास किया जा सकता है और जो जुडिशरी इम्तिहान पास करने के एस्पायरेंट्स हैं उन्हें क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है। मंसूर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉ की डिग्री जज बनने के लिए हासिल करते हैं। क्या आपका ख्वाब भी था जज बनना, जिसकी वजह से आपने कानून की तालीम हासिल की? नहीं, स्टार्ट में ऐसा कोई प्लान नहीं था। एक्चुअली जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने LLB का एंट्रेंस दिया, तो पहला यही ख्वाब था कि मुझे वकील बनना है जी। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की 2017 में, आफ्टर कंप्लीटिंग माय LLB इन 2016। तो उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस हाई कोर्ट में स्टार्ट की तो वहीं से मेरा फिर शौक़ बढ़ गया कि मुझे जुडिशरी में जाना चाहिए। जी, जो ये जुडिशरी का इम्तिहान है, इस इम्तिहान के पैटर्न के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें कितने मराहिल होते हैं और कौन कौन सा मरहला होता है? जी, ये 3 टायर एग्ज़ाम होता है। आपको पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में बैठना होता है, ये MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड होता है, और उसमें आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जितनी पोस्ट्स हो उसके हिसाब से, जो रूल्स के हिसाब से आपको पहले वो स्टेज पास करना है, उसके बाद आप मेंस एग्ज़ाम लिखोगे। तो सेकंड स्टेज आपका मेंस है, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। जब आप वो क्वालिफाई करता है कोई ये कैंडिडेट, तो उसके बाद उसको इंटरव्यू है। तो ये ऑलमोस्ट ये एक्चुअली 3 टायर बेस्ड एग्जाम है। आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है, मेंस एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव टाइप, और आपको इंटरव्यू है, पर्सनल टेस्ट है हम जिसको बोलते हैं। जी, कि आपने कब से इस इम्तिहान के लिए प्रिपरेशन शुरू की और किन किन किताबों का आपने मुताला किया और कहाँ से आपने रहबरी और रहनुमाई हासिल की? जी, मैंने 2017 से मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहला अटेम्प्ट मैंने 2018 में दिया, उसमें मैं वाइवा में ड्रॉप हो गया। वाइवा तक मैं पहुंच गया था, फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था उस बार। तो जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं इसके, लेकिन जो मेन सोर्स है जो हर किसी लॉ स्टूडेंट को, अगर वो चाहे जुडिशरी का एग्ज़ाम या कोई और एग्ज़ाम देना चाहता है, तो पहले उसको चाहे तो वो BR एक्ट्स का अच्छे तरीके से थ्रो हो जाए कि BR एक्ट्स वो अच्छे से तरीके से पढ़े। उसके बाद बाकी डिफरेंट सोर्सेज है, जैसे हर किसी लॉ स्टूडेंट को पता होता है एकेडमिक पर्पस के लिए एक बुक हमारी किताबें आती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए जैन साहब की, या कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवतार सिंह वगैरह। तो बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन जो यूनिवर्सल रिसोर्स है जिसको हम कोई भी लॉ स्टूडेंट जिसको किसी भी फील्ड में, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए हो या बाकी एग्जाम्स के लिए, तो जो मेन सोर्स है उसके लिए BR एक्ट्स है। जी, आपने दूसरे अटेम्प्ट में ये इम्तिहान क्वालिफाई किया, पहले अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई न करने की वजह से उनके हौसले जो है वो पस्त हो जाते हैं। तो आपने अपने आप को किस तरह से मोटिवेटेड रखा, इस हवाले से मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। जी, कुरान की एक आयत है जिसने मुझे हमेशा से मोटिवेट किया है, वो है वअन्ना लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान वही बनता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो उसी आयत ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे जज बनना है, और मैं कोशिश करता रहा। तो मोटिवेशन पता है नेचुरल ये है, स्पिरिचुअल ये आपकी थेरेपी है कुरान शरीफ, तो उससे आपको तो मोटिवेट रहना है कि अगर आपको चाहता है कोई आपका एम हो तो उस एम के पीछे आप लगोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर कामयाबी देता है। तो जो भी एस्पायरेंट्स है, हर किसी कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए ये नहीं है कि आपको पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस मिलेगी जी। तो लेकिन आपको कोशिश करती रहनी है जब तक आप उसके लिए एलिजिबल हो, और आपको उससे अपने आप को मोटिवेट रखना है, कंटिन्यू उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी है। तो ऐसा जैसे इस टाइम मैं हूँ, दूसरा अटेम्प्ट है 2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैं नहीं हो पाया, 2019 में उसका रिजल्ट आया। तो 2019 से लेके 23 में पोस्ट्स आई, लेकिन मैंने जो उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी करता रहा, लेकिन पढ़ाई पे भी फोकस किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मैं क्वालिफाई हो गया। जी मंसूर साहब, एक आम तासुर है, कहा जाता है कि एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, लेकिन आपने 2018 में जब पहला अटेम्प्ट दिया, उसके बाद आप हाई कोर्ट में आप वकालत भी कर रहे थे और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे अपने काम में, तो यहाँ से आप ये प्रिपरेशन भी कर रहे थे। किस तरह से आपने वो टाइम को मैनेज किया, फिर आपने ये इस साल इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया? देखिए, इंसान की ज़िंदगी में अगर आपको कोई काम करना है तो आपको ये एक ही नहीं, एक ही काम के पीछे आपको एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाना है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल का मतलब होता है कि आपको
अपने जो आपका टारगेट है उसके लिए भी टाइम रखना है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम देना है, आपको जो अगर आप कोई उसके साथ साथ कोई और काम करना चाहते हो, जैसे आपको जॉब करना है या आपको बाकी एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए भी आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाना है आपको। जैसे मैंने बनाया था अपना फ्लेक्सिबल शेड्यूल, तो मैं प्रैक्टिस भी करता रहा, उसके लिए भी मैंने ये टाइम दिया, अपना वक्त दिया। लेकिन जो मुझे टाइम बचता था या जो मुझे अपना शेड्यूल था, फॉर एग्जाम्पल इतने आवर्स मुझे अपने एग्जाम के लिए जो मुझे आने वाले कल में देना है, तो उसके लिए आपने रखना है। तो आपको ये आप तक है, आप कैसे उसको टाइम को किस हिसाब से कितना आपके लिए कौन सा प्रायोरिटी है, कौन सा फील्ड है, उसके लिए आपको टाइम भी रखना है। लेकिन साथ साथ अब आप एक ही काम में नहीं लग सकते। अगर आपको पता है जैसे जुडिशरी के पोस्ट्स है हर साल नहीं आते हैं, तो अब 2 या 3 साल या इस बार जो 5 साल के बाद पोस्ट्स आई, तो 5 साल तक एक अगर कोई रहेगा एक ही सब्जेक्ट पे अटका रहेगा कि मुझे इसी पे सिर्फ और कहीं और जगह फोकस नहीं करना है, तो ज़रूरी है इंसान डिप्रेशन में आ जाता है या बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस उसको होते हैं। तो उसके साथ साथ उसको फ्लेक्सिबल शेड्यूल चाहिए। जैसे आपको जुडिशरी आपका देना है, तो पता ही आपको 1-2 साल के बाद ही पोस्ट आने वाली है, तो उस 2 साल के साथ साथ आपको प्रेपरेशन भी करनी है और बाकी फील्ड जो आपके जैसे वकालत है या कोई और जॉब करता है, तो उस पर भी फोकस करना है। जी मंसूर साहब, जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट है, UPSC है, JKAS इम्तिहान जो है, तो बाज़ाब्ता तौर कोचिंग सेंटर्स भी होते हैं जहां पर बच्चों की रहबरी और रहनुमाई होती है। क्या जुडिशरी जो ये इम्तिहान, इस हवाले से भी कुछ क्या कोई कोचिंग सेंटर है या कोचिंग सेंटर से उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, ताकि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें जानकारी फराहम हो जाए। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपने किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा या आपने सेल्फ स्टडी की? जी, कश्मीर में ऐसा जुडिशरी के लिए कोई कोचिंग सेंटर अवेलेबल नहीं है। जम्मू में हाँ कुछ कोचिंग सेंटर्स है अवेलेबल शायद, मुझे लेकिन पूरा कंफर्म नहीं है कहाँ पे लोकेटेड है या उनका नाम क्या है, लेकिन सुनने में आया कि वहाँ कोई इंस्टीट्यूट शायद जुडिशरी के प्रिपरेशन करवाए। लेकिन कश्मीर में ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जुडिशरी के रिलेटेड कोचिंग नहीं करवाता है, और ना मैंने भी कोचिंग इसके लिए एग्जाम के लिए नहीं ली है। मैंने सेल्फ स्टडी की है, अपने तरीके से इसके लिए प्रिपरेशन की है। मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से इसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली है। जी मंसूर साहब, बड़ी तादाद में जो तलबा है वो लॉ की डिग्री मुख्तलिफ इदारों से हासिल करते हैं हर साल, लेकिन जो ये इम्तिहान है बाकी कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात के मुकाबले में इस इम्तिहान में बहुत कम बच्चे जो है शरीक होते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या अवेयरनेस की कमी है? एक्चुअली इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई LLB करता है, उसको सिर्फ पहले से ही पता होता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है जी, तो वो इस एग्ज़ाम के या किसी को पता होता है कि मुझे किसी और फील्ड में टारगेट करना है, जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर में जाना है उसको, या और कोई सेक्टर होता है। तो इसमें जो इसके एग्ज़ाम के लिए जो बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, तो यहाँ मैक्सिमम लोगों के पास ग्रेजुएशन है। तो जो लेकिन कैसे जुडिशरी के लिए आपके चाहे LLB डिग्री होनी चाहिए, तो पहले ही कम लोग LLB की तरफ होते हैं। और जब वो LLB डिग्री हासिल करते हैं, तो किसी लड़के का या किसी कैंडिडेट का शौक होता है कि वो जुडिशरी में जाए। बाकी लोग नहीं चाहते हैं जुडिशरी में जाना, हो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट ये रीजंस हो सकते हैं। लेकिन जो मेन रीज़न है कि कोई चाहता है कि मैं प्रैक्टिस में ही अपने आप को एक्सेल करूँ या बाकी फील्ड्स में एक्सेल करूँ जी, तो इसीलिए जुडिशरी की तरफ कम रुझान है लोगों का। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके साथ बहुत सारे लोगों ने और भी ये इम्तिहान दिया होगा जिनका इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? उनके लिए मेरी यही मैसेज है, मोटिवेटेड रहो, अपने गोल पे फोकस करो। तो देखो 2 चीज़ें हैं मैं जो बोलूँगा, ये है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि नथिंग इज़ ईजी, कोई चीज़ ईजी भी नहीं मिलती है। तो आपको दोनों तरीके से सोचना है कि आप घर बैठे बैठे कोई चीज़ नहीं मिलती है, और लेकिन इतना भी ये इम्पॉसिबल नहीं है कि कोई नहीं कर पाएगा, ये तो इतना भी सख्त नहीं है। आपको कोशिश करनी है, तो फोकस्ड रहे कि आने वाले कल में जब पोस्ट आप फिर से ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला इसमें एक इंसान के हौसले पस्त नहीं होने चाहिए। मुझे यहाँ पर अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, मुकामात आहो फुगा और भी है। हर एक को अपनी ज़िंदगी में नशे व फराज से गुजरना पड़ता है, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे कभी कभार, तो किस तरह से आपने उनका मुकाबला किया, तो ये जानना चाहूँगा। देखिए ये तो सच है कि हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात होते हैं। तो मैं एक दूर अफ्तारा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, कुपवारा से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ भी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। लॉ कॉलेजेस की कुपवारा नॉर्थ कश्मीर में कमी है। पहले आपको यहाँ से यूनिवर्सिटी जाना होता है LLB के लिए, जो मैं कुपवारा की पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बात करता हूँ। फिर आपको वहाँ पे हमारे अक्सर लोगों के पास एकोमोडेशन नहीं होते, तो आपको हॉस्टल में या प्राइवेट एकोमोडेशन पे, लेकिन आपको जिस चीज़ के लिए निकलते हो,
तो आपको पता है कि मुश्किलात आने वाले हैं, लेकिन कुछ आपको जो चीज़ मिलने वाली है तो उससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है और आपको बेटर लाइफ स्टैंडर्ड मिलने वाला है। तो वो तो फोकस आपको उसके लिए जो सख्तियाँ होती हैं या जो मुश्किलात होते हैं वो तो बर्दाश्त करने हैं। मैंने पहले से बोला कि नथिंग इज़ ईजी, कोई चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलने वाली है। तो हाँ, मुश्किलात तो आए हैं मेरी ज़िंदगी में, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ ठीक लग रहा है। अभी जो मुश्किलात है लगता है कि अब तो जिस चीज़ के लिए मैं निकला था वो अचीव हो गया है। तो वो मुश्किलात फिर इंसान को ना वो फिर ज़्यादा देर तक आपको सताते नहीं हैं, कि वो आपको फिर भूल जाते हैं। जब इंसान को खुशी मिल जाती है किसी चीज़ की तो फिर वो बाकी मुश्किल। जी, आखिर पर चलते चलते जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि आपको अपनी ज़िंदगी का एक एम ये तय करना है कि आपको क्या बनना है। जैसे मैंने कुरान की एक आयत जो मेरे लिए एक मोटिवेशन साबित हो गई कि इंसान वही बनता है जिसकी वो कोशिश करता है। आपको जो एम है उसके लिए कोशिश कीजिए, अच्छे तरीके से अपना टाइम दीजिए, अपना ये वक्त दीजिए, उसको टाइम दीजिए और रिलीजियसली आप उस पर फोकस कीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार आपको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे मीर मंसूर साहब, जिन्होंने हाल ही में जुडिशरी का एग्ज़ाम पास किया है। ये इस इम्तिहान के हवाले से जो एस्पायरेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है, या जो चाहते हैं जुडिशरी में आना, उनके लिए जो है ये रहबरी और रहनुमाई फ़राहम कर रहे थे। और इस इम्तिहान के हवाले से मीर मंसूर साहब जानकारी फ़राहम कर रहे थे। रूबरू के अगले शुमारे में किसी और मौजू पर किसी और मेहमान के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।